Good morning, students. How are you? Class 7, Chapter 7, रीडर सेक्शन का हवेन सांग संबंधी संग्रहालय आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम हाफ ईयरली में आने वाला है। ठीक है, तो हवेन सांग जो है एक चीनी यात्री हैं और ये एक इतिहासकार भी हैं, साथ में एक यात्री भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। तो उन्हीं की जो स्मृति में जो संग्रहालय बनाया गया है, म्यूजियम बनाया गया है, उसी को हम इस पाठ के द्वारा जो है उससे हम परिचित होंगे कि उन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास और संस्कृति के जो अद्भुत संगम से हम लोगों से, यानी कि चीन से और भारत के जो रिलेशन है उनको साझा करके, यानी कि दोनों को मिला के, और सांस्कृतिक सामाजिक विरासत के महत्व को, इस इतिहास की को जानने के लिए जो हवेन सांग संग्रहालय में जो काफी योगदान दिया है, उसका प्रकाश में लाने का श्रेय इस हवेन सांग को है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। रिक्शे वाले से नाम ठीक तरह उच्चारित नहीं हो पा रहा था। उसने कहा, यहाँ हंसवांग का महल है, यानी हवेन सांग उससे बोलना नहीं चाह रहा था, और हंसवांग का महल है। मैं मुस्कुरा दिया। मैं लेखक बोल रही है, मैं कौन है? लेखक। मैंने पूछा, जानते हो कौन था ये हंसवांग? अब की मुस्कुराने की बारी रिक्शे वाले की थी। बोला, साहब ये तो आप ही जानो, हम तो आप लोगों को जानते हैं, जहां बोलते हो रिक्शा घुमा लेते। रिक्शे वाला क्या कर सकता है भाई, आपने जहां एड्रेस दिया है वो आपको वहां उस मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन भाई ये महल नहीं है, ये म्यूजियम है। मैंने अपना ज्ञान बघारा। तो यहाँ पे जो है लेखक जो है वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ये महल नहीं है, ये क्या है, ये तो म्यूजियम है। आप जो महल बोल रहे हो ना, हंसवांग का महल, वो यहाँ पे महल नहीं है, वो म्यूजियम है। देखो यहाँ पे ये आ गया, म्यूजियम ही होगा। इसी तरह यहाँ पर जो ये म्यूजियम की पिक्चर मैंने आपको दिखाई है, देखिए। और हम लोग देखो ये म्यूजियम देख चुके हम लोग, म्यूजियम ही होगा, लेकिन देख मैंने तो महल लग रहा है। ये जो पिक्चर्स है मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि पूरा इसके अंदर पूरा चैप्टर में इससे रिलेटेड जो हम लोग पढ़ने वाले म्यूजियम में, और बुक में पिक्चर है श्वेत, यहाँ देखो श्वेत स्मृति संग्रहालय भी इसमें लिखा हुआ है, इसका हेडिंग में। रिक्शे वाले ने अपनी विवेचना सामने रख दी, मतलब उसने ये बात अपनी कही है। चीनी सहयोग से निर्मित, अब यहाँ पे क्या क्या है देखो, म्यूजियम के अंदर क्या क्या जो है क्या क्या यहाँ पर उपलब्धियां हैं, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, वास्तव में चीनी सरकार के सहयोग से निर्मित यह एक भव्य, स्वच्छ तथा सुनियोजित तरीके से निर्मित संग्रहालय है, जिसके माध्यम से हवेन सांग को याद किया गया है। हवेन सांग स्मृति संग्रहालय पहुंचकर मन प्रसन्नता से भर उठा। वह एक यात्री, एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और इतिहासकार था, जिसने हमें इतना कुछ दिया कि कल्पनातीत, यानी कल्पना करने से भी ज्यादा है, बढ़कर है। वो भी उसकी स्मृति को ठीक इसी तरह संरक्षित किए जाने की आवश्यकता थी। इस संग्रहालय के निर्माण का मूल श्रेय नव नालंदा महाविहार के पूर्व निर्देशक श्री जगदीश कश्यप को जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन को अब अंडरलाइन कर लो। अगर आपसे पूछे कि संग्रहालय का निर्माण का मूल श्रेय, यानी कि किसने बनवाने की आज्ञा, बनवाना सोचा या जो भी है, तो वहां पे क्या आएगा? जगदीश कश्यप। श्री जगदीश कश्यप वो थे, वो व्यक्ति थे, और कहाँ के? वो नालंदा महाविहार के, जिसकी ये संकल्पना थी। लेकिन इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीनी राष्ट्रपति चाउ इन लाई के संयुक्त प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वहां के प्रधानमंत्री थे, कौन? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी राष्ट्रपति, दोनों की जो परमिशन के बिना ये संभव नहीं था, जिन्होंने दो राष्ट्रों की परस्पर मैत्री भावना को इस अनुपम सूत्र हवेन सांग के माध्यम से आगे बढ़ाया। इस परियोजना पर कार्य तो 1957 में ही आरंभ हो गया था, शुरू हो गया था, तथापि मुख्य भवन 1984 में बनकर तैयार हुआ। तो अगर आपसे बनकर कब तैयार हुआ, तो उसके लिए डेट आएगी आपकी 1984, 1984। और अगर आपसे पूछे कब स्टार्ट करना किया, तो 1957। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान से आप लोग सुने और इस पे अंडरलाइन कर लें। वर्ष 2001 में इस निर्मित भवन को नव नालंदा महाविहार को सौंप दिया गया, जबकि संग्रहालय का विधिवत उद्घाटन फरवरी 2007 में हुआ था। देखो यहाँ भी थोड़ा सा जो है डिफरेंस है कि अगर इसका उद्घाटन पूछा जाए तो वो 2007 में हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। संग्रहालय का विशाल मुख्य द्वार पूर्वाभिमुख है तथा कांसे ब्रोंज से निर्मित है और है, जो अपने मुख्य भवन से साम्यता रखने
यानी समानता रखने के उद्देश्य से उतना ही भव्य बनाया गया है। मुख्य भवन में चीनी संस्कृति और कलात्मकता की झलक दिखाई पड़ती है तथा भवन की छत का नीला रंग आंखों को सुकून पहुंचाता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ना पिक्चर में। चटकीले लाल, स्वर्णिम तथा नीले रंगों के प्रयोग से द्वार तथा मुख्य भवन की दीवारों को सौंदर्य प्रदान किया गया है। संभवतः यह माना जाता है कि लाल रंग नकारात्मक ताकतों का निवारण करता है और स्वर्णिम रंग का संबंध शुद्धता तथा समृद्धि से है, एवं नीले रंग को अमरत्व की निशानी माना, यानी कि जो नीला रंग है वो अमरता को प्रदान करने की एक निशानी माना जाता है। ऐसा लोगों की मानना थी, उसी के हिसाब से इन्होंने रंगों का चुनाव किया। मुख्य द्वार से भीतर प्रविष्ट होते ही दाहिनी ओर एक सफेद कलात्मक खुले भवन के नीचे लगाया गया एक विशाल घंटा दृष्टिगोचर होगा, जिस पर भगवान बुद्ध उपदेशित कोई सूत्र चीनी भाषा, देवनागरी तथा संस्कृत में अंकित है। मुख्य द्वार से दाहिनी और हवेन साग के सम्मान में चौकोर संगमरमर से निर्मित श्वेत स्तंभ स्थापित किया गया है। ठीक सामने हवेन सांग की काले रंग की भव्य कांच से प्रतिमा स्थापित की गई है। भव्य यानी कि बहुत विशाल, काफी बड़ी, जिस पर लिखा है हवेन सांग 603 ईस्वी से 664 ईस्वी, यानी 630 में उनका जन्म हुआ था इसलिए, और 664 उनका मृत्यु हुई थी इसीलिए तारीख लिखी गई है, ये डेट डाली गई है। दुनिया के विशिष्ट महापुरुषों में से थे जिनका महान उद्देश्य मानव जाति का कल्याण और मानव सभ्यता के उदात्त मूल्यों की व्याख्या करना था। मुख्य भवन में प्रवेश से ठीक पहले एक बड़ा सा कलात्मक पात्र रखा हुआ है। सुगंधित पदार्थ जलाकर वातावरण को शुद्ध रखने के लिए निर्मित इस काले रंग के पात्र पर चीनी भाषा में कुछ अंकित है। तो इस तरह हम लोगों ने जो है चीनी से निर्मित जो संग्रहालय में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या उसके अंदर स्पेशल चीजें हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पर जानी है। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम भव्य सभागार को। आज पढ़ते हैं। मुख्य भवन के भीतर एक भव्य सभागार है जिसमें सामने की ओर ध्यान रखते हुए हवेन सांग की विशाल प्रतिमा लगाई गई। मुख्य भवन के जस्ट सामने, जिसके सामने काष्ठ यानी लकड़ी की एक कलात्मक मेज रखी गई है जिसे फूलों से सजा दिया गया है। प्रतिमा के ठीक सामने भगवान बुद्ध के चरण चिन्ह से अंकित एक पाषाण शिला रखी गई है। कहते हैं हवेन सांग ने यही हुआ महल में बौद्ध सूत्रों का अनुवाद करते हुए स्वयं बुद्ध के चरण को तराशने का संचालन किया तथा लेख उत्कीर्ण करवाया। पश्चिमी जगत के अभिलेख के अनुसार महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र मगध में अपने चरण चिन्ह छोड़े हैं, यानी कि जो उन्हें पैरों के निशान जो है छोड़े, यानी वहां तक भी वो गए थे, इसका कहने का अर्थ ये है। हवेन सांग ने उस पवित्र पद चिन्ह की पूजा की तथा प्रतिलिपि बनाकर यही हुआ, ये जगह का नाम है, महल ले गए। 1999 में ये शिला खोजी गई। हवेन सांग की मुख्य प्रतिमा के ठीक पीछे सफेद दीवार पर मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा यानी कि मूर्ति उत्कीर्ण है, यानी वहां पे उनकी मूर्ति भी उसकी पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर से ना पत्थर से उकेरी गई है, पत्थर से जो तराशते ना उस तरह। दीवारों पर बड़े बड़े पैनल लगाए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना उस तरह के पैनल लगाए गए हैं जिन पर हवेन सांग का संपूर्ण जीवन चित्रित किया गया है। सभागार की छत पर अजंता के चित्रों के अनुकल्प अंकित हैं। सभागार में कई महत्वपूर्ण तेल चित्र भी हैं लगे हैं जिनमें प्रमुख है हवेन सांग के विभिन्न कार्य, उनके भ्रमण की कठिनाइयां, उनकी सम्राट हर्षवर्धन से मुलाकात, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शीलभद्र आदि। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि जो भव्य सभागार है वहां पर किस तरह हवेन सांग की विशाल प्रतिमा है और वो एक लकड़ी की एक मेज के ऊपर है और काफी कलात्मक, यानी कि बहुत ही उसको अच्छी नक्काशी या डिजाइन दी गई है। और हम लोगों ने इस तरह आप देखो शोध और यात्राएं भी थोड़ा समझा रही हूँ और चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, शोध और यात्राएं। हवेन सांग की यात्रा उनके वृतांत महत्वपूर्ण है। अगर वे उपलब्ध ना होते तो प्राचीन भारत के इतिहास का बहुत सा कोना अंधेरे में डूबा रहता, जिसमें नालंदा विद्यालय से संबंधित वृतांत भी सम्मिलित है। हवेन सांग एक असंतुष्ट शोधकर्ता थे, इसलिए यात्री बन गए। असंतुष्ट कह सकते हो, मतलब कि उनको जितना जानने की इच्छा थी ना, मतलब कुछ चीज जान लिया तब भी वो संतुष्ट नहीं होते थे, सेटिस्फाइड नहीं होते थे और सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता था, इसलिए वो और दूसरी चीज के लिए शोध करने यात्रा पे निकल जाते थे। चीन के होनान फू के पास जन्मे हवेन सांग बौद्ध
धर्म की ओर आकृष्ट हुए, किंतु और जानने की लालसा और उपलब्ध ज्ञान से असंतुष्टि उन्हें भारत खींच लाई। भारत यात्रा के लिए चूंकि चीनी सम्राट ने उन्हें पार पत्र जारी नहीं किया कि वहां जाने के लिए उन्होंने वीजा टाइप का होता है वो जारी नहीं किया, आते हुए गुप्त तरीके से, गुप्त रूप से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए इस भूमि में प्रविष्ट हुए। वे अपने 2 साथियों के साथ लांगजू पहुंचे। लांगजू एक जगह का नाम है। वहां से आगे बढ़कर गोबी मरुभूमि को पार किया। दुश्वारियां इतनी देर की, काफी परेशानियां, काफी कठिनाइयां थी कि साथी लौट गए, मतलब इतने परेशान हुए कि साथी जो 2 साथी लेके आए थे ना वो तो चले गए, किंतु हवेनसांग वहीं चलते रहे क्योंकि उनको जानने, वो क्या थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। हामी, देखो कौन कौन सी जगह वो गए हैं। हामी, काश नगर, बल्ख, बामियान, काबुल, पेशावर, तक्षशिला और सन 631 ईस्वी में कश्मीर, जहां उन्होंने लगभग 2 वर्षों तक अध्ययन किया। कश्मीर से पुनः यात्रा प्रारंभ हुई तो मथुरा, थानेश्वर होते हुए वे कन्नौज पहुंचे, जो सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। सम्राट से स्वागत व सहायता प्राप्त करने के बाद यात्री पुण्य चल पड़ा। और इस तरह हमने जाना कि जो है इस चैप्टर में उन्होंने, हवेनसांग ने जो अपनी यात्राएं और शोध जो किस तरह उन्होंने किए, और अब जो बाकी इसका सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रन।